एसपी महोदय साहब को मेरे बारे में जितनी भी जानकारी जिस किसी ने भी दी है वो पूर्णतः भ्रामक दी हुई है। मैं 2015 से राष्ट्रबाण अखबार में बालाहाट में जिला प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं जिस अखबार का यहाँ पे प्रतिनिधित्व करता हूँ जी, वो अखबार दिल्ली से सूचना प्रसारण मंत्रालय से RNI रजिस्टर्ड अखबार है। मुझे तथाकथित पत्रकार का संज्ञा दे दी गई जी। तो समाचार के संकलन करने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। मेरे अधिकार समाचार जो होते हैं खोजी पत्रकारिता को लेकर के होते हैं। 2024 में जी बालाहाट जिले के विभिन्न थानों में मेरे पे 10 दिनों के भीतर लगभग एक जैसी धारा में 7 मामले पंजीबद्ध किए गए थे। इन सभी 7 मामलों में ब्लैकमेलिंग से संबंधित जो मेरे खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ, उस ब्लैकमेलिंग से संबंधित किसी भी थाने में किसी भी शिकायतकर्ता ने किसी भी प्रकार का एविडेंस नहीं दिया। आपने जांच पड़ताल नहीं करी और सीधे FIR ठोक दी मेरे पे, विवेचना भी नहीं करी, किसी को पूछा भी नहीं, मेरे बयान तक नहीं लिए गए। पुलिस प्रशासन या तो दबाव में और किसी वजह से मेरे पे फर्जी प्रकरण बना दे रहा है। मैंने याचिका लगाई हुई है रामकिशोर कौरे उनके भाई के खिलाफ में, और जब से मैंने याचिका लगाई तब से प्रताड़ना शुरू हुई है। कब तक बचाएंगे गौरी शंकर बिसेन, और कब तक बचाओगे तुम लोग, और कब तक बचाएंगे पवार समाज के लोग जी। जीतेंगे, उस समय रामकिशोर कौरे जी मंत्री थे तो उनका सीधा कहना था जीतेंगे तो नेता नगरी से निपटाएंगे, और अगर हारेंगे तो गुंडे तो हम ही हैं। 1 महीने का विशाल गंगवानी का लोकेशन निकाल लीजिए और डिटेल निकाल लीजिए, सही साजिशकर्ता पकड़ा जाएगा। विशाल गंगवानी मुख्य साजिशकर्ता नहीं है। मेरे पे अब तक में सिर्फ टोटल 10 अपराध पंजीबद्ध हुए हैं, जिसमें से 2 अपराधों में मैं दोष मुक्त हूँ जी, समझौता नहीं हुआ है। 7 प्रकरण आप एक साथ बना दे रहे फर्जी तरीके से मेरे पे बिना एविडेंस के। तो अपराध की श्रेणी फर्जी तरीके से मेरी बढ़ाई जा रही है क्रिमिनल घोषित करने के लिए। मैंने चाकू खाया है, मैंने किसी को चाकू मारा नहीं है। समाचार प्रकाशित होने के बाद मेरे खिलाफ में ब्लैकमेलिंग की शिकायत लिखाने जाते हैं लोग। मेरे घर के पूरे सामान की वैल्यूएशन निकाल लो आप, 1 लाख रुपए से ज्यादा निकल जाए तो बता दीजिएगा। पत्रकारिता के अलावा जो रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ काम करता हूँ, ये नहीं है किसी पत्रकारिता से मेरा घर चलता है। मैं स्कूटी से घूमता हूँ, वो भी मेरी इंस्टॉलमेंट की है। POW तो छोड़िए, बालाहाट कलेक्टर कार्यालय तो छोड़िए, बालाहाट जिले के और पूरे मध्य प्रदेश जिले के किसी भी कार्यालय में किसी भी प्रकार की विशाल गंगवानी को लेकर के कोई शिकायत नहीं है। जिस तंत्र का उपयोग करना चाहे पुलिस प्रशासन सब तरीके के तंत्र उपयोग कर सकती है। पता कर ले और किसी प्रकार का ऑडियो वीडियो कॉल डिटेल लोकेशन या कुछ भी और निकाल करके दे सकती है तो दे बिल्कुल। कि मैं कब मिला, कहाँ मिला, कैसे बात किया, किस रूप में मांगा उससे पैसे। कि 27/3/2025 को मैं बालाहाट में था, मैं भोपाल में नहीं था, तो भोपाल जाके किसने रिसीविंग कराया। संबंधित DM ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। 27/3/2025 को सीसीटीवी फुटेज वहां के खंगाले जाए। श्री गंगवानी जी बोल करके संबोधित करके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आरोपी को बड़ी तजब्बो दी गई कि जो लामता से धान उठा था 6-7 ट्रक करीब जी, वो 7 ट्रक इनके राइस मिल में नहीं पाया गया, वो ट्रक गोंदिया में पाए गए। मेरे को जानकारी किसी ने बताया नहीं है। ये जनसंपर्क कार्यालय से समाचार जारी हुआ था। समीर सचदेव के केस में गवाह ये जरूर मालूम है। अच्छा। और समीर सचदेव ने जो गवाह भी बनाया सबको पता है कि वो झूठे प्रकरण है, तो गवाह भी झूठे खड़ा करा है। और ये इनके साथ में इसलिए गवाही देने आए हैं क्योंकि ये इनके काम में, क्योंकि समीर सचदेव की भी गाड़ी बॉर्डर पे पकड़ाई थी। बार बार मेरे पे आरोप लगाते हैं जी, तो प्रशासन इसकी विशाल गंगवानी की और मेरे पे जो आरोप लग रहे हैं उनकी पूरी कॉल डिटेल निकाल के खंगाल ले, जांच कर ले गंभीरता से। मेरी छवि को और बड़े रूप में धूमिल करने की या बदनाम करने की साजिश जरूर रची थी। मैं जांच से संतुष्ट तो नहीं हूँ। आज जांग में हुआ है, कल पेट में हो सकता है, कभी गले में भी हो सकता है। विश्व के महान लोकतंत्र के गणमान्य नागरिकों, आप सबको पत्रकार अजय नागेश्वर का बहुत बहुत नमस्कार। और पिछले दिनों हमारे बालाघाट जिले में एक बहुत ही सनसनीखेज घटना घट गई थी, जिसमें कुछ नकाबपोश बदमाशों के द्वारा पत्रकार मिलिंद ठाकरे पर जानलेवा हमला किया गया था। आज हम उनसे मिलने आए। सर कैसे हैं आप अभी? अभी थोड़ा ठीक हूँ। सर आपके ऊपर जो 7 अप्रैल को जो नकाबपोश बदमाशों ने हमला किए थे उस बारे में थोड़ा सा बताएं। हनुमान चौक से मैं अम्बेडकर चौक होते हुए अपने घर के लिए आ रहा था, तभी पीछे से मिड टाउन होटल के थोड़ा पहले पीछे से मुंह बांध करके 2 लोग आए गाड़ी से। स्प्लेंडर, ब्लैक कलर की स्प्लेंडर थी जी, नंबर प्लेट नहीं था उसका।
अच्छा। और बाएं तरफ में आकर के सीधे बाजू से आए और गंदी गाली दिया और सीधे चाकू, मैं जब तक कुछ समझता तब तक मुझे चाकू मारना शुरू कर दिया। अच्छा। तो चाकू पहले उन्होंने 2 बार ये करा, 2 बार का चाकू उनका स्लिप हुआ, तो हल्का अच्छा। खरोच टाइप की भी आई उसमें, जी। और तीसरी चाकू मेरे जांघ में घुसी। फिर जैसे ही वो मेरे पेट में हमला करने को, मेरे अनबैलेंस होकर के मैं गाड़ी से गिर गया। तो मैं जैसे ही गाड़ी से गिरा तो गाड़ी मेरी हल्की सी अनबैलेंस हुई, थोड़ी तिरछी हुई, तो जो वो मेरे पेट में मार रहे थे, पेट में, कमर और पेट के बीच का जो हिस्सा था उस तरफ जब घाव मार रहे थे, जी। तो मैं झुक गया, तो उनका चाकू मुझे लगा ही नहीं। अगर मैं सीधे रहता तो वो चाकू सीधे मुझे पेट में ही घुस जाती। जी। गिरने की वजह से, दाहिने तरफ गिरने की वजह से वो अनबैलेंस होकर के फिर वो चाकू मुझे लगा नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, एसपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एसपी साहब ने आपको तथा कथित पत्रकार कहा है। क्या आपको लगता है कि प्रशासन जानबूझकर आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं? पहले तो मैं पुलिस प्रशासन का इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा जी। कि मुझ पर जो हमला हुआ उसको तत्परता से लेकर के अपराधी तक पहुंचकर उन्हें सलाखों के पीछे भेजा। एसपी महोदय साहब को बताना चाहता हूं जी कि मेरी जो कार्यप्रणाली है के विषय में मैं मानता हूं कि एसपी महोदय साहब को मेरे बारे में जितनी भी जानकारी जिस किसी ने भी दी है वो पूर्णतः भ्रामक दी हुई है। जी। एक मिथ्या उनके दिमाग में बता दिया गया, मिथ्या दिखा दिया गया या बता दिया गया कि इस टाइप का पत्रकार है जी। और या इस टाइप की इसका कार्यशैली है, उसको उन्होंने सच मान लिया। मगर मैं मान्यवर जी को ये बताना चाहता हूँ कि मैं 2015 से राष्ट्रबाण अखबार में बालाहाट में जिला प्रतिनिधित्व के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं जिस अखबार का यहाँ पे प्रतिनिधित्व करता हूँ जी। वो अखबार दिल्ली से सूचना प्रसारण मंत्रालय से RNA रजिस्टर्ड अखबार है। जी। प्रेस में मुझे तथाकथित पत्रकार का संज्ञा दे दी गई। जी। तो समाचार के संकलन करने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। जी। हाँ, ये बात और है कि मेरे अधिकांश समाचार, मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ एक समाचार लगाता हूँ, मैं पेज में प्रशासन के भी समाचार होते हैं, अन्य जो दूसरे सामाजिक कार्य होते हैं उनके भी लगाता हूँ। पर यह है कि मैं स्पेशली जिसमें मेरी खोजी पत्रकारिता होती है वो मेरे ज़्यादा हाईलाइटेड होते हैं, उनको मैं ज़्यादा सर्व करता हूँ या सोशल मीडिया पे डालता हूँ। ये बात सही है। मेरे अधिकांश समाचारों में जिन जिन समाचारों पे जांच बैठी है उन पे भ्रष्टाचारियों पे या तो जांच पे कार्रवाई हुई है, दोषी पाए गए और उन पे कार्रवाई हुई है या जुर्माना हुआ है। और अगर किसी मेरे समाचार से किसी को आहत होता है तो कानूनी रूप से मेरे पे वो केस करने के लिए स्वतंत्र है। बिल्कुल, मैं समाचार लिखने स्वतंत्र, वो कानूनी रूप से केस करने के लिए स्वतंत्र है। और अगर हमारे पास तथ्यात्मक चीजें आती है तो हम लिखना हमारा काम है। पत्रकारिता का मतलब यही तो नहीं कि जो किसी ने कह दिया और वही सच हो गया और वही लिख दिया हमने, उसके पीछे की घटना भी तो कुछ हो सकती है। बिल्कुल सर। मैंने जितनों के समाचार छापे हैं प्रमाण से छापे हैं, नेताओं के समाचार छापे हैं तो उनकी घटनाक्रमों को लेकर के छापे हैं। मेरी खोजी पत्रकारिता में मेरा ज्यादा फोकस रहता है, इसलिए मेरे अधिकांश समाचार जो होते हैं खोजी पत्रकारिता को लेकर के होते हैं। और उन्हीं चीजों से नाराज होकर के लोग मेरे खिलाफ में उलझुल बातें भी करेंगे, शिकायत भी करेंगे या फिर तथ्यहीन बातों को लेकर के सामने भी आते हैं। और यह बात किसी ने माननीय एसपी साहब को बता दी होगी, अच्छा, बड़ा चढ़ा करके, और उन्होंने उसको वैसा ही बता दिया। जांच पड़ताल, मेरा मानना है कि जांच पड़ताल उन्होंने नहीं किया। महोदय जी पता करते तो ये चीजें शायद ना कहते। सर, क्या आपको पहले से ही किसी प्रकार की धमकी या अनहोनी का अंदेशा था कि ऐसा कुछ हो सकता है मेरे साथ? डायरेक्टली मुझे सीधे तौर पे तो कोई नहीं दिया जी। मेरे दोस्तों को, मेरे संपादक को जी, मेरे राष्ट्रबाण अखबार के जो संपादक हैं उनको जरूर जा करके दी गई है, मेरे परिचित के व्यक्तियों को तक दी गई है, या मुझ तक भी आई है। तो ये बात कि भाई वो फलाने वाला व्यक्ति या फलाने व्यक्ति का खास व्यक्ति मेरे को ऐसा ऐसा बोल रहा था, अच्छा, इस टाइप से धमकियां आई हैं। रही बात मेरे पे हमला की आशंका की, तो मैं एसपी महोदय को ये भी बताना चाहता हूँ कि पूर्व मंत्री और वर्तमान भाजपा जिला अध्यक्ष रानू कावरे की कार्यप्रणाली को लेकर उनके द्वारा उनके लोगों को संरक्षण देकर गलत काम भी किए जाते हैं, जिनके खिलाफ मैंने अनेकों बार समाचार प्रकाशित भी किया है। और इन्हीं लोगों के द्वारा 10 दिन के भीतर षड्यंत्र कर 2024 में जी, बालाघाट जिले के विभिन्न थानों में मेरे पे सिर्फ 10 दिनों के भीतर लगभग एक जैसी धारा में 7 मामले पंजीबद्ध किए गए थे। जी।
और इन सभी 7 मामलों में ब्लैकमेलिंग से संबंधित जो मेरे खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ, उस ब्लैकमेलिंग से संबंधित किसी भी थाने में किसी भी शिकायतकर्ता ने किसी भी प्रकार का एविडेंस नहीं दिया। ना कोई ऑडियो है मेरा, ना कोई वीडियो है मेरा, न ही मेरी मोबाइल की लोकेशन है, न ही मतलब लोकेशन मेरी इन लोगों से मेल खाती है, और न ही कोई कॉल डिटेल इनसे मेल करती है। तो जब मैंने इनको फ़ोन किया नहीं, जब मैं इनसे मिला नहीं जी, मेरा कोई ऑडियो नहीं है, मेरा कोई वीडियो नहीं है पैसे लेन देन को लेकर के, तो मैं या मेरा कोई भूत सपने में जाकर के पैसे मांगता है इनसे? मैं बस इतना जानना चाहता हूँ। और नहीं तो पुलिस प्रशासन के पास सभी तरह प्रकार के तंत्र है, पता कर ले वो। आपने, हाँ, उन्होंने जो शिकायत किया है, ठीक है, वो एविडेंस नहीं दे रहा है, अपने आप तंत्र से निकाल करके एविडेंस प्रूफ कर दीजिए। सीडीआर होती है, सीडीआर कोर्ट में मान्य होती है, कोर्ट में जमा करी जाती है। मेरे एक केस में सीडीआर जमा भी हुई है, जिसमें भी प्रमाण नहीं दे पाए। सीडीआर जमा जरूर हुई है, पर सीडीआर से भी मेरी लोकेशन और मेरी कॉल डिटेल मैच नहीं कर रही है, पर उसके बाद के 7 प्रकरणों में जी, नहीं दे पाए। तो इनके पास तो तंत्र है, जिस तरीके से मेरी जांच कर ले। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ क्या भाई? मगर मेरा कहना है कि कोई भी शिकायत करने आपके पास आ गया, तथ्यहीन शिकायत करने चले गया, आपने जांच पड़ताल नहीं करी और सीधे एफआईआर ठोक दी मेरे पे, विवेचना भी नहीं करी, किसी को पूछा भी नहीं, मेरे बयान तक नहीं लिए गए। आपने संबंधित व्यक्ति आया, आधे घंटे में थाने में बस बताया कि इस व्यक्ति ने मेरे से 15 दिन पहले, महीने भर पहले, 6 महीने पहले पैसे मांगा। अरे मांगा तो किसके सामने मांगा? और मांगा तो फोन कॉल था, अगर आया था आपसे मिलने तो लोकेशन थी, और हम पैसे मांग रहा था तो वीडियो बना लेते, ऑडियो बना लेते मेरा। आजकल सीसीटीवी सब कुछ है, पुलिस बस किस और 6 महीने तक के सो रहे थे क्या? मतलब जैसे कि मैं किसी को दिसंबर में पैसे मांग रहा हूँ, मई में मेरे खिलाफ शिकायत करता है कि मेरे को दिसंबर में पैसे मांग रहा था, तो दिसंबर में पैसे मांग रहा था, 6 महीने तक क्या कर रहा था भैया? तो हमारा बोलने का बस इतना मतलब है। तो मतलब इससे तो ये समझ में आता है कि पुलिस प्रशासन या तो दबाव में या किसी और वजह से, मैं नाम नहीं लूंगा किस वजह से, और किसी वजह से मेरे पे फर्जी प्रकरण बना दे रहा है। मैंने याचिका लगाई हुई है रामकिशोर कौरे उनके भाई के खिलाफ में लगाई हुई है ना, सबको पता है, ये बात पूरे शहर को पता है। और जब से मैंने याचिका लगाई तब से प्रताड़ना शुरू हुई है, ये बात भी तय है। तब से ये बात प्रताड़ना तय हुई शुरू हुई है, तब से ही धमकियां आ रही है। मेरे दादाजी 11 अप्रैल 2023 में जी गुजरते हैं, मैं गांव जाता हूँ। 12 अप्रैल 2023 को मेरे एक मित्र को इनका एक व्यक्ति विनोद शर्मा 10:30 बजे रात को जय हिंद टाकीज वाले चौराहे पे बुलाता है। जय हिंद टाकीज के पास वाला जो चौराहा है जहाँ शराब दुकान भी है, उस चौराहे पे बुलाता है 10:30-11 बजे रात में, और उसे डायरेक्ट बोलता है कि कब तक बचाएंगे गौरी शंकर बिसेन, और कब तक बचाओगे तुम लोग, और कब तक बचाएंगे पवार समाज के लोग। जी, जीतेंगे, उस समय रामकिशोर कावरे जी मंत्री थे, तो उनका सीधा कहना था, जीतेंगे तो नेता नगरी से निपटाएंगे, और अगर हारेंगे तो गुंडे तो हम ही हैं। तो अब हार चुके हैं तो गुंडागर्दी से हो रहा है। अब मुझे नहीं पता कि मेरे पे जो हमला हुआ है वो किसने, वो जो गंगवानी को पकड़े हैं वही मुख्य है कि उसके ऊपर भी और कई मुख्य है जिनको दबाने के लिए गंगवानी पे ढिकरा फोड़ दिया गया। जी, उसकी भी कॉल डिटेल, और पुलिस ने खुद ने कहा है कि 15 दिन तक मेरी लोकेशन ट्रेस की जा रही थी, मेरे मतलब रेकी की जा रही थी। तो इस स्वाभाविक के 15 दिन पहले मेरे खिलाफ सुपारी दी गई है। जी, तो आप 1 महीने का विशाल गंगवानी का लोकेशन निकाल लीजिए, कॉल डिटेल निकाल लीजिए, सही साजिश करता पकड़ा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मुझे जो जानकारी पता चली उससे यह स्पष्ट बात है कि विशाल गंगवानी मुख्य साजिश करता नहीं है। मेरे को न्यायपालिका पे बहुत भरोसा है, मैं और हमेशा न्याय की बातें करता हूँ। ये बात और है कि लोगों ने फर्जी केस बनवा करके एक प्रोपोगंडा तैयार कर दिया, और उनके लोगों ने, नेताओं के लोगों ने और उन गुंडे बदमाशों के लोगों ने इस बात को हल्ला कर करके बोल दिया है। पर मैं बात एक ही कहता हूँ बार बार कि भाई साहब, से बोलने भर से चीजें होती हैं। आप प्रमाण कोर्ट में लाके दे दीजिए, चलिए आप थाने में नहीं दिए, कोर्ट में भी तो लाके दे दीजिए। कोर्ट में भी क्यों नहीं आते देने के लिए? एसपी महोदय जी ने ये भी कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप पे, मेरे पे अड़ीबाजी के 10 से अधिक केस चल रहे हैं। तो ये भी सरासर गलत है कि 10 से अधिक हैं। मेरे पे अब तक में सिर्फ टोटल 10 अपराध पंजीबद्ध हुए हैं, जिसमें से 2 अपराधों में मैं दोष मुक्त हूँ। जी, समझौता नहीं हुआ है, दोष मुक्त हूँ।
8 प्रकरण जो चल रहे हैं, वो एक प्रकरण सभी को पता है, मलाजखंड वाला, जिसमें 9 लोग आरोपी थे। 8 लोगों ने समझौता कर चुके हैं, ये मैंने पहले भी बताया, फिर बता रहा हूँ। अकेला मैं हूं जो समझौता नहीं कर रहा हूं उस प्रकरण में। उसके बाद पिछले वर्ष 2024 में 7 प्रकरण आप एक साथ बना दे रहे हो फर्जी तरीके से मेरे पे, बिना एविडेंस के। तो अपराध की श्रेणी फर्जी तरीके से मेरी बढ़ाई जा रही है क्रिमिनल घोषित करने के लिए। या ऐसा हो सकता है कि मुझे क्रिमिनल घोषित करके या ब्लैकमेल घोषित करवा करके सामने वाला व्यक्ति न्यायालय में कुछ लाभ पाना चाहता हो, जो मैंने इनके खिलाफ रेट लगाई है। जी जी जी, ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता ये अंदेशा 100% है। क्योंकि जब मेरा ही रिकॉर्ड बढ़ जाएगा, मेरा ही ये हो जाएगा, तो वो वहां पे जाकर के यही कहेंगे कि ये तो ब्लैकमेलर है, ये तो क्रिमिनल है। मैंने चाकू खाया है, मैंने किसी को चाकू मारा नहीं है अब तक जी। मेरे पे किसी पे मारपीट का अपराध पंजीबद्ध नहीं हुए आज तक। मेरे पे जितने अपराध पंजीबद्ध हुए हैं वो अधिकांश के लगभग संभवतः सारे समाचारों से संबंधित है। और समाचार प्रकाशित होने के बाद मेरे खिलाफ में ब्लैकमेलिंग की शिकायत लिखाने जाते हैं लोग। जब वो चीजें खुलासा हो जाती है तब उनको समझ में आता है कि मैं ब्लैकमेल कर रहा हूँ। उससे पहले क्यों जाकर के शिकायत नहीं करते? सही बात। क्योंकि तो उन्हें खुद ही नहीं पता होता है कि समाचार लग रहा है। मेरे पास एविडेंस आते हैं, मैं एविडेंस के आधार पर समाचार प्रकाशित करता हूँ जी। और जिन जिन समाचारों पे मुझे बुला करके कथन लिया गया है, पुलिस विभाग ने संबंधित जिस विभाग के भी मामले हैं, ये प्रमाण मांगा है, मैंने प्रमाण दिया है और उन पे कार्रवाई हुई है, जांच भी हुई है, उनको दोषी भी पाया गया जी। मेरे पे जब हमला हुआ, मैंने समीर सचदेव का भी नाम लिया था जी। कि मुझे इस पे भी आशंका है। तो समीर सचदेव के खिलाफ जांच हुई है, लाखों करोड़ों रुपए के राजस्व के, सरकार के राजस्व की हानि हुई है। तो लाखों करोड़ों की राजस्व की जो चोरी कर रहा था, वो जब प्रशासन ने कार्रवाई करा मेरे समाचार के बाद में, जांच बैठी, जांच के बाद उस पर कार्रवाई हो रही है और उस पर जांच पे वो दोषी पाया गया है, तो वो लाखों करोड़ों रुपए मेरे घर आने वाले हैं नहीं, वो प्रशासन कि वो प्रशासन को मिलने वाले हैं। जी, प्रशासन। तो मैं एक प्रकार से प्रशासन का लाभ कर रहा हूँ कि मेरा लाभ कर रहा हूँ प्रशासन। और अगर जितने मेरे पे जिस हिसाब से मेरे पे आरोप लगाते हैं कि 10 लाख रुपए मांगता है, 15 लाख रुपए, 12 लाख रुपए मांगता है, मेरे पूरे खानदान का, मेरे परिवार का साल भर का ट्रांजेक्शन निकाल लो आप। बिल्कुल। 10 लाख भी निकल जाए तो बता देना, मैं कहता हूँ 10 तो छोड़ो, 5 लाख रुपए निकल जाए तो बता दीजिएगा। मेरे घर के पूरे सामान की वैल्यूएशन निकाल लो आप, 1 लाख रुपए से ज्यादा निकल जाए तो बता दीजिएगा जी। और ये नहीं कि मैं पहले भी कहा, मैं पत्रकारिता के अलावा जो रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ काम करता हूँ जी। ये नहीं है कि सिर्फ पत्रकारिता से मेरा घर चलता है। तो मैं जैसे भी अपनी रोजी रोटी चला रहा हूँ, मैं स्कूटी से घूमता हूँ, वो भी मेरी इंस्टॉलमेंट की है। वो भी मैंने 1 लाख की गाड़ी भी मैं इंस्टॉलमेंट पे 2 साल की इंस्टॉलमेंट पे लिया हूँ, इंस्टॉलमेंट पे पैसे पेड करा है मैंने। तो मैं ऐसे 10-10 लाख रुपए अगर लोगों से मांग रहा हूँ और 10-10 लाख रुपए की मैं ब्लैकमेलिंग कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से तो मेरे को लखपति होना चाहिए और मेरे को लाखों के घर में होना चाहिए, लाखों की कार से घूमना चाहिए। जी। जो मेरे व्यापार थे लाखों के और 1 नंबर पे जीएसटी में पेड करके करता था, वो तो उस समय 2015 में मेरे पे फर्जी केस बना करके अंदर डाल दिए, सारे व्यापार बंद हो गए मेरे। अब मैं अपनी रोजी रोटी कराने कभी कोई छोटा मोटा काम कर लेता हूँ। अभी मैंने इंश्योरेंस का काम चालू कर लिया तो ये कर लेता हूँ, कमीशन आता है, उससे मेरा घर भी चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस के पास सारे तंत्र हैं सभी प्रकार के, जी। मुखबिर भी हैं उनके पास में कॉल रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, उनके पास में कॉल डिटेल भी निकाली जा सकती है, लोकेशन भी निकाली जा सकती है। ये सारे तंत्र होने के बाद में आप मेरे खिलाफ एविडेंस नहीं ढूंढ पाते हो। जी। मैंने जो रामकिशोर कावरे और उनके भाई राजकुमार कावरे के खिलाफ रेट लगाई हुई है जी, वो याचिका में संभवतः जो डिसीजन होगा, मैं मानता हूँ और मेरे वकीलों का जो कहना है कि वो डिसीजन, न्यायालय पे मेरे को पूरा भरोसा भी है, वो डिसीजन में उनको मालूम है कि उनको बहुत प्रभावित करेगा जी। और उसी बात से वो घबराए हुए भी हैं। उसी बात से घबराए हुए हैं और उसी की घबराहट का ही नतीजा है कि मेरे पे एक के बाद एक प्रकरण बन रहे हैं फर्जी तरीके से बिना एविडेंस के। क्योंकि जो शिकायतकर्ता पहुंचते हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से उनसे जुड़ा हुआ होता है जी। कोई व्यापारिक दृष्टि से, कोई कार्यकर्ता की दृष्टि से, कोई उनका मंडल अध्यक्ष है तो कोई उनका सरपंच है, कोई गौरक्षा समिति का है, कोई ग्रामीण अध्यक्ष है, कोई उनके संरक्षण में अपना व्यापार चला रहा है। जी। व्यापार क्या चलाना है, मैं सीधे बोल रहा हूँ कि उनके संरक्षण में उनको ठेके मिले हैं। सीधी बात है, उन लोगों ने मेरे खिलाफ शिकायत की है। आप जो बोलते हैं कि किस पे संदेशा है, तो भाई जिन लोगों ने शिकायत की है,
अभी मैंने 2 का नाम इसलिए जोड़ा था, मैंने अपने मेरे पे हमलावर पे, क्योंकि निशित श्रीवास्तव भी मुझे समझौते के लिए दबाव बना रहा था। जी समीर सचदेव, पूरे शहर को पता है ये बात कि मुझे बैठने के लिए, बैठ के बात करने के लिए दबाव बना रहा था। और ये बैठ के बात करने वाला शब्द इसलिए बोलूंगा क्योंकि जब मेरे पे केस बनाए थे फर्जी का, उससे पहले भी मैंने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है जो मुझे व्हाट्सएप पे बैठने के लिए, मिलने के लिए बोल रहा था, और मैं इनसे मिलने नहीं गया। और जब मैं मिलने नहीं गया, इनकी बात मानने तैयार नहीं हुआ, तो इन्होंने मेरे पे फर्जी केस बनाया कि मैं पैसे मांग रहा था इनसे। ये मैंने स्क्रीनशॉट, व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट वायरल किया है, मैंने सोशल मीडिया में डाला है, पूरी जनता ने देखा है, जो लोग मुझसे जुड़े हैं सब ने देखा है उस बात को। जी तो मैं उस समय भी नहीं मान रहा था। अब जब केस बना चुके हैं मेरे पे फर्जी पे, तो आप लोग केस बनाए हो, आप लोगों ने मुझ पे केस बनाए हो, जी आप लोगों ने प्रमाण कुछ दिया नहीं, आप क्यों मेरे पे दबाव बना रहे हो समझौते के लिए? दबाव तो आप लोग बना रहे हो। ये मेरे को छुपी वाली बात नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे दोस्तों को बोला गया है। आप बोलेंगे मैं नाम सार्वजनिक कर दूंगा, बोलेंगे पुलिस में उनके बयान भी करवा दूंगा जिनको ये बात बोली गई है जी जी कि बैठने के लिए बोलो, उसको जो भी है वो नुकसान हुआ है हम भरपाई करने देने तैयार है, मगर मैं स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करता हूँ। जी और मैं किसी भी केस में समझौता नहीं करता हूँ। अगर मैंने कृत्य किए होते तो मैं झुकता भी, मगर मैं कृत्य नहीं किया हूँ, तो इन्हें जो सही लगेगा वो करेंगे, मुझे जो सही लगेगा मैं करूँगा। गंगवानी ने भी ये बात बोली है, जो एसपी साहब का कहना है कि गंगवानी का कहना था कि समीर सचदेव के केस में वो मुख्य गवाह है और मैं उस पर दबाव बना रहा था। तो मैं वही बात फिर से कहूंगा कि अगर ब्लैकमेलिंग के केस में आप मेरी लोकेशन, कॉल डिटेल और ऑडियो वीडियो लाइए, प्रमाणित लाइए। अगर मैंने उससे 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख मांगे किसी भी तरीके से, वो छोड़िए कि ये 4 तंत्र के अलावा आपके पास जितने सूचना तंत्र है सब तरीके से आप पता करिए, और एविडेंस मिल जाए तो आप कोर्ट में बकायदा पुख्ता प्रूफ के साथ पेश कीजिए उसको। और वही चीज इस पे भी लागू होती है कि अगर मैं उस पर दबाव बना रहा था तो किस तरीके से बना रहा था, मैं तो मिला ही नहीं भाई। सीडीआर निकालना तो पुलिस प्रशासन के हाथ में है, निकाल लिया सीडीआर। कब मैं कभी उसके साथ रुक करके एक जगह पे बात किया है, कब मैंने उसको कॉल किया है? तो एसपी साहब ने एक बयान दिया जिससे आप तथ्यहीन कह रहे हैं। तथ्यहीन शब्द नहीं बोलूंगा, मैं ये कहूंगा कि एसपी महोदय जी को जी जिस किसी ने भी जानकारी दी है मेरे बारे में, मैं मानता हूं कि मेरे बारे में भी और गंगवानी को लेकर के भी, या गंगवानी ने जो बयान दिया जी वो भ्रामक है। गंगवानी ने बयान दिया इसलिए बोलूंगा कि मैं पिछले 10 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, और मैं 10 साल की पत्रकारिता में पहली बार देखा हूँ कि पुलिस खुद आरोपी के बयान मीडिया से करा रही है। हमने आज तक नहीं देखा, पहली बार ऐसा हुआ 10 साल की मेरी बालाघाट जिले की पत्रकारिता में। 10 साल तक तो मैंने नहीं देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोपी के बयान मीडिया से करवाए गए हों। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात एसपी साहब का कहना था कि मैं उसके विशाल गंगवानी के खिलाफ, जो मेरे पे चाकूबाजी का, अभी जिसको षड्यंत्रकारी बता रहे हैं, मेरे हिसाब से वो षड्यंत्रकारी नहीं है, उसके ऊपर भी लोग हैं जी, मेरे हिसाब से नहीं है वो। एसपी साहब ने कहा है कि मैं बार बार शिकायत कर रहा था उसके खिलाफ में। ईओडब्ल्यू का नाम लिए हैं जी महोदय जी ने कि ईओडब्ल्यू और कलेक्टर कार्यालय और विभिन्न कार्यालयों में मेरे द्वारा बार बार शिकायत करके उसे 50 लाख का नुकसान पहुंचाया गया। एक उन्होंने ये बात कही। दूसरी बात उन्होंने कही कि मैं उससे अड़ीबाजी करके 10 लाख 15 लाख रुपए मांगता था, 10 लाख 12 लाख 15 लाख जो भी है मांगता था, मोटी रकम मांगता था, ये शब्द थे। तीसरी बात ये कही गई है कि जो समीर सचदेव के केस में मुख्य गवाह है विशाल गंगवानी जी, वो उस पे मैं बयान बदलने के लिए दबाव बना रहा था। ये 3 बातें मुख्य रूप से कही गई थी। मेरा ईओडब्ल्यू तो छोड़िए, बालाघाट कलेक्टर कार्यालय तो छोड़िए, बालाघाट जिले के और पूरे मध्य प्रदेश जिले के किसी भी कार्यालय में किसी भी प्रकार की विशाल गंगवानी को लेकर के कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, मैंने आज तक विशाल गंगवानी और विशाल गंगवाली जो राइस मिल चलाता है, माँ कमला देवी का जो संचालन कर रहा था अभी उस राइस मिल का, या इससे पहले भी जो राइस मिल उसने संचालन किया है, उनका किसी भी राइस मिलर का या उस व्यक्ति के नाम से मेरी कोई भी लिखित में कहीं भी किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं की गई है। अगर दी गई है, मेरे द्वारा कोई शिकायत दी गई है, तो मैं यही कहूंगा फिर लाके दिखाइए। सही बात है। रिसीविंग होगी, कार्यालय में कागज गायब तो नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। ईओडब्ल्यू से गायब नहीं हो जाएंगे, कलेक्टर कार्यालय से गायब नहीं हो जाएगा, कि दोनों कार्यालयों का मुख्य रूप से नाम लिया गया है, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। दूसरी बात कही गई कि मैं 10 लाख 15 लाख जो भी अमाउंट या मोटी रकम मैं मांगता था।
फिर मैं वैसी बात पे आता हूँ कि जिस तंत्र का उपयोग करना चाहे पुलिस प्रशासन, सब तरीके के तंत्र उपयोग कर सकती है, पता कर ले और किसी प्रकार का ऑडियो वीडियो कॉल डिटेल, लोकेशन या कुछ भी और निकाल करके दे सकती है। तो दे कि बिल्कुल। मैं कब मिला, कहाँ मिला, कैसे बात किया, किस रूप में मांगा उससे पैसे। मेरे पास तो नंबर भी नहीं है उसका, बात करना तो दूर की बात है जी। मेरे पास में विशाल गंगवानी का नंबर तक नहीं है। तीसरी एक और बात कि मैं गवाह के लिए, गवाही बदलने के लिए दबाव बना रहा हूं। तो समीर सचदेव के केस में लगभग 7 से 8 पेशी हो चुकी है। जी। आपको जानकारी बता दूं, 7 से 8 पेशी में मैं सभी पेशी में कोर्ट में, न्यायालय में मौजूद रहा हूँ। मैंने वहाँ पे बैठ करके इंतजार भी किया है। जी। किसी पेशी में कोई भी गवाह उनका नहीं आ रहा और नहीं आने की वजह से गिरफ्तारी वारंट माननीय न्यायालय ने जारी भी किया है। जी। तो गिरफ्तारी वारंट सभी को पता है कब जारी होता है, जब आप 3 पेशी से ज्यादा न्यायालय में उपस्थित नहीं होते। मैं अगर दबाव बना रहा हूं तो पहले फुर्सत में आकर के बयान दे देते आप। सही बात है। किसी ने रोका था? गिरफ्तारी वारंट न्यायालय ऐसे तो नहीं जारी कर देगा। बिल्कुल। गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है समीर सचदेव के खिलाफ भी। जी। शिकायतकर्ता को आने में क्या हर्ज है? साबित करने, आपको तो प्रमाण देने हैं, आपको साबित करना है, आप करिए ना आकर के। तो फिर मैं किस प्रकार से दबाव बना रहा हूं? तीनों बातें जो मुख्य रूप से मुझे मेरे नाम से बताई गई, जी। तो ये तीनों बातों के तथ्य कहाँ है? तथ्यहीन है। मेरे खिलाफ शिकायत हो रही है तो अगर वो पीड़ित है तो प्रमाण प्रस्तुत करे, और अगर वो प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर रहा तो फिर मेरे को परेशान करने के लिए शिकायत हो रही है। मैंने भी शिकायत की है। मैं आज बोल रहा हूँ कि मैंने पिछले वर्ष एक जिला पंचायत सीओ है, मैं समाचार लगा रहा था किसी कर्मचारी के खिलाफ में, जी। एक अधिकारी के खिलाफ में लगा रहा था, और वो भी स्थानांतरण से संबंधित था। मैं आपको भी बता दे रहा हूँ, उस मामले का बिचौलिया करने के लिए एक दूसरे अन्य जिले के सीओ साहब ने मुझे डायरेक्ट फोन पे 50,000 का ऑफर किया। अच्छा। उसकी ऑडियो क्लिप के साथ मैंने थाने में शिकायत किया है। अच्छा। ऑडियो क्लिप के साथ में, मतलब मैंने प्रमाण दिए हैं। जी। उन्होंने व्हाट्सएप में मुझे देख लेने तक की बात कही है, उसके स्क्रीनशॉट लगा करके मैंने थाने में शिकायत की। 1 साल हो गया भाई साहब, प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं किया? मेरे खिलाफ तो ये भी प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं सामने वाले लोग, फिर भी कार्रवाई हो जाती मेरे खिलाफ। तो बस ये कि बस थाने में बैठ जाए सामने वाला, कोई सामने वाला व्यक्ति, और किसी अन्य व्यक्ति का दबाव आ जाए या फोन आ जाए, आधे घंटे में कोई विवेचना नहीं हुई, सीधे एफआईआर ठोक दी जाएगी। और यही हुआ है 7 केसों में। संबंधित व्यक्ति जाकर के थाने में बैठे और आधे घंटे में एफआईआर दर्ज हुई है। एक दिन में 2-2, 3-3 एफआईआर ठोकी गई है मुझ पे। जी। 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 प्रमाण कुछ भी नहीं और कोई विवेचना नहीं। चारों तरफ से घेरा बनाया जा रहा है। ये घेरा इसलिए बनाया जा रहा है कि मैं एक तो परेशान होकर के प्रताड़ित होता रहूं, और दूसरा ये कि ये मेरी छवि खराब करके हाई कोर्ट में बताएं कि हाँ ये इस टाइप का आदमी साहब, ये जो याचिका लगी है गलत तरीके की लगी है, और ये याचिका में कोई दम नहीं है, और ये मतलब आप इसकी बात को सुनो ही ना। मैंने याचिका भी जो लगाई वो भी तथ्यों के आधार पे लगाई है, तब यह रीट पिटीशन ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं होती हाई कोर्ट में। बिना तथ्यों के आधार पे अगर रीट लगाई जाएगी खारिज हो जाती है। मेरी खारिज नहीं हुई है, मेरी रीट पिटीशन एक्सेप्ट हुई है। इन लोगों को नोटिस जारी हुए हैं प्रशासन से, और इन लोगों से जवाब मांगा गया है। आर्गुमेंट होना बाकी है, वो आर्गुमेंट अभी टलते जा रहा है। विपणन अधिकारी ने मुझे ये बताया कि भोपाल से एक लेटर आया हुआ है, आपने कोई शिकायत की है, कोई राइस मिल है कन की तरफ में। अच्छा। 2 राइस मिल है, मैं नाम भी ये नहीं बताऊंगा क्योंकि किसी राइस मिल का नाम मैंने जब किया नहीं है तो मैं क्यों उजागर करूं। वो पर्टिकुलर मेरे नाम पे, मेरे एड्रेस पे, मेरा मोबाइल नंबर डाल करके, अच्छा, भोपाल में हैंड टू हैंड सील लगवा के रिसीविंग हुई है, और 27/3/2025 की रिसीविंग है। मतलब पिछले महीने की 27 तारीख को भोपाल के डीएम ऑफिस में, मार्केट के, अच्छा, मार्केट के ऑफिस में, मुख्यालय में शिकायत की गई है मेरे नाम से। बोला दिखाइए, उन्होंने दिखाया। जब मैंने एप्लीकेशन पढ़ी, आवेदन पढ़ा, तो वो शिकायत मेरी थी नहीं। अच्छा, मेरे नाम से एक फर्जी साइन मारी गई जी, मेरा पता एड्रेस लिखा गया और ये भोपाल में जाके जमा किया गया। मैंने वहीं पे लिख करके दे दिया, नहीं ये मेरी शिकायत है और न ही मैं इस शिकायत का कोई जवाब देना चाहता हूँ, नहीं मैं किसी प्रकार की कार्रवाई, क्योंकि वो जो शिकायत दी गई थी उसके बारे में मुझे कोई जानकारी ही नहीं थी, जानकारी नहीं, मेरे पास कोई प्रमाण ही नहीं थे। जी, मैं क्यों
बोलूंगा कि हाँ इसमें ऐसा करना है, मैंने वही उसी समय लिख के दे दिया। और मैं उसकी भी शिकायत अभी कल मैंने की है पुलिस प्रशासन से कि 27/3/2025 को मैं बालाहाट में था, मैं भोपाल में नहीं था। तो भोपाल जाके किसने रिसीविंग कराया? संबंधित डीएम ऑफिस में सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। 27/3/2025 को सीसीटीवी फुटेज वहां के खंगाले जाए। और मेरी पूर्ण रूप से आशंका है कि उसमें भी हम 100% समीर सचदेव ही निकलेगा। पूरी आशंका है मेरे नाम का सहारा लेकर के किसी और को वैमनस्यता में मेरी दुश्मनी बनाना, ये प्री प्लानिंग है। अच्छा, मगर ये है कि विवेचना फास्ट नहीं होगी क्योंकि मेरे खिलाफ नहीं है। अगर ये मेरे खिलाफ होती तो विवेचना बाद में होती है, पहले एफआईआर हो जाती है। सर, आप विशाल गंगवानी को कितना जानते हैं और पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं नहीं है, उस बारे में भी कुछ बताएं। मुझे पहले कुछ नहीं पता था, ज्यादा कुछ नहीं पता था, बस इतना पता था कि समीर सचदेव के साथ में रह करके काम करता है। अच्छा, ये भी एक राइस मिल किराए पे लेके चलाता है जी। पर उसके बाद मैंने जब चीजें घटने नाम सामने आया तो फिर मैंने पता किया जी। तो मुझे जो पता चला मैं महोदय जी को भी बताना चाहूंगा कि जो विशाल गंगवानी को षड्यंत्रकारी बता करके श्री गंगवानी जी बोल करके संबोधित करके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आरोपी को बड़ी तजब्बो दी गई। तो थोड़ा सा उसके बारे में मैंने जानकारी जुटाई जी। तो इनके बारे में जानकारी ये आई है कि विशाल गंगवानी जी जो है मूलतः जबलपुर के निवासी हैं। अच्छा। और बालाहाट के घर जवाई कहना चाहिए उनको जी, क्योंकि बालाहाट की लड़की से उन्होंने शादी किया है जी। और घर जवाई बन के बालाहाट में ही रह रहे हैं। अच्छा। बालाहाट के व्यापारियों से करोड़ों रुपए की अब तक में इन्होंने हेराफेरी हो चुका है। सब लोगों का अगर मिलाएंगे तो लगभग करोड़ों से पार हो चुका है उनका जी, हेराफेरी उन्होंने कर चुका है। इसके बारे में विस्तृत बता रहा हूँ। एक प्रकार से मिल खोलने के नाम पे या किराए पे लेकर के शासकीय धान की अफरा तफरी करते हैं। अच्छा, ये मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं। ये अभी जो जब जांच हुई है उसमें भी ये पाया गया है कि जो लाट लामता से धान उठा था 6-7 ट्रक करीब जी, वो 7 ट्रक इनके राइस मिल में नहीं पाया गया, वो ट्रक गोंदिया में पाए गए। अच्छा, अनुबंध कहता है कि वो जो शासकीय धान है ना आप किसी को गिरवी रख सकते हैं, ना किसी को बेच सकते हैं, ना आप इसको कहीं और ले जा सकते हैं। तो वो ट्रक क्या अपने आप चल के गोंदिया पहुंच गए? जितना समय उनको यहाँ आने में लगना चाहिए था उतने समय में वो गोंदिया पहुंच गए। उससे थोड़े समय ज्यादा समय में 2-4 घंटे के अंदर में वो गोंदिया पहुंच गए जी। और जब प्रशासन ने जांच कार्रवाई करी तो उतना धान उनकी मिल में कम पाया गया। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे को जानकारी किसी ने बताया नहीं है, ये जनसंपर्क कार्यालय से समाचार जारी हुआ था। अच्छा, जो विशाल गंगवानी ये सबसे पहले जब बालाहाट में आए थे तो वीबी राइस मिल का संचालन करते थे। अच्छा, जो कि इनकी धर्मपत्नी के नाम पर था। उसमें ये ब्लैक लिस्टेड क्यों हुए? ब्लैक लिस्टेड तब होता है जब आप शासन के साथ धोखाधड़ी करते हो। अच्छा, जिस नियम के तहत आपको काम दिया जाता है उस नियम का उल्लंघन करते हो, तो ये उस समय ब्लैक लिस्ट हुए। मेरा तो उस समय कोई जान पहचान नहीं थी, बिल्कुल मेरी तो कोई शिकायत नहीं है, मैंने इसके खिलाफ किसी कार्यालय में शिकायत भी नहीं किया, तो मेरी कोई जान पहचान ही नहीं थी। बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पे कोई जान पहचान नहीं थी। समीर सचदेव के केस में गवाह ये जरूर मालूम है। अच्छा, और समीर सचदेव ने जो गवाह भी बनाया सबको पता है कि वो झूठे प्रकरण है तो गवाह भी झूठे खड़ा करा है। और ये इनके साथ में इसलिए गवाही देने आए हैं क्योंकि ये इनके काम में, क्योंकि समीर सचदेव की भी गाड़ी बॉर्डर पे पकड़ाई थी। अच्छा, जिसे प्रशासनिक अधिकारी ने रुकवा करके पकड़ा। बॉर्डर पे गाड़ी नहीं रोकी जाती तो गोंदिया ही जा रही थी, रजगांव चेक पोस्ट पे पकड़ाई थी गाड़ी। तो ये मिल करके काम करते हैं सरकारी धान की अफरा तफरी का। और जो सिद्ध भी हुआ है जी, मैं भ्रामक बात नहीं कर रहा हूँ, जो सिद्ध हुआ है, जो बार बार मेरे पे आरोप लगाते हैं जी, तो प्रशासन इसकी विशाल गंगवानी की और मेरे पे जो आरोप लग रहे हैं उनकी पूरी कॉल डिटेल निकाल के खंगाल ले, जांच कर ले गंभीरता से। मैं चाहूंगा कि तह तक जाकर के इसकी जांच की जाए जी, कि गंगवानी कौन है और गंगवानी के द्वारा प्रशासन को पहले कितनों का चूना लगा चुका गया है और कितनी राइस मिलें उसकी वजह से ब्लैक लिस्टेड हुई है। ऐसा व्यक्ति के बयान पे को आधार बना करके यकीन किया जा रहा है जिसने मुझ पे षड्यंत्र करके या मेरे खिलाफ सुपारी दे करके हमला करवाया। ठीक है, मेरे को अपने तथाकथित पता, मैं इंसान तो हूँ, बिल्कुल आम नागरिक तो हूँ, बिल्कुल। तो आम नागरिक पे भी हमला होना अच्छी बात है, गलत बात?
मेरी छवि को और बड़े रूप में धूमिल करने की या बदनाम करने की साजिश जरूर रची थी। बिल्कुल, ये बात तो सही है। मैं मोदी जी को, मैं बोला ना, मोदी जी को भ्रामक जानकारी दी गई है, इसलिए मोदी जी का उसमें कोई ये नहीं है। मगर मोदी जी को जो बताया गया उसके प्रमाण है क्या? नहीं। जो आरोप गंगवानी ने लगाया कि शिकायत करता था, उसको ढूंढे गए थे क्या? खंगाली गई पुलिस में? नहीं गई। मैं इस जांच से संतुष्ट तो नहीं हूँ, मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ। और मैं सर ने कहा है कि हम हर बात की तह तक जाएंगे, तो मैं भरोसा भी रखता हूँ कि एसपी महोदय जी ने जो कहा है कि बात की तह तक जाएंगे, तो मैं भी निवेदन करूंगा कि हकीकत में आप बात की तह तक जाएंगे। पूरे जिले को ये पता है कि 7 प्रकरण जो बने उसमें सभी केसों में किसी भी प्रकार के साक्ष्य नहीं है। मैं बार बार वही बात दोहरा रहा हूँ। ऐसा तो फिर अभी जो जिस तरीके की चीजें फिर से हुई है अभी प्रेस वार्ता में, तथाकथित पत्रकार और अड़ीबाज और ये और वो, तो ऐसे तो फिर कोई जाएगा, जाकर के शिकायत कर देगा और फिर मेरे पे फर्जी केस बन जाएंगे। बिल्कुल। तो मेरे को तो जिस हिसाब से चीजें हुई उससे ये लग रहा है कि एक तो मैं मानता हूँ कि जो मेरे पे हमला हुआ वो अभी पूर्ण जांच नहीं है। गंगवानी हिस्सा हो सकता है हमला करवाने का, पर गंगवानी सरगना नहीं हो सकता, गंगवानी मुख्य षड्यंत्रकर्ता नहीं हो सकता जी। आज जांग में हुआ है, कल पेट में हो सकता है, कभी गले में भी हो सकता है। बिल्कुल। और इस चीज का अंदेशा मैं जता चुका हूँ।